ये जो करंट अफेयर है आज का क्लास आपका है 1 to 15, 1 to 15 यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। हाँ, ये जून का जो है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है। इसमें मैं लिख देता हूँ सीधे 1 जून to 15, 2021। मालूम चला कि आप लोग कहिए कि 2021 नहीं लिखे हैं। और तो आज इस सेशन को शुरू करने से पहले इसका महत्व को थोड़ा सा जान लेते हैं। करंट अफेयर एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, एक ऐसा एरिया बन चुका है एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि पास करने के लिए तो ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे 20 से सवाल 20-25 सवाल आते ही आते हैं, निश्चित तौर पे हर एक एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो इस मान के चलिए 20 सवाल ये हो जाएगा। मेरा कट ऑफ मान के चलिए किसी भी कट ऑफ में जो है कि 80 जा रहा है या 70 जा रहा है कोई भी एग्ज़ाम का, तो इसमें तो 20 सवाल का ही तो अपने हाथ में रहेगा, किसी दूसरे के हाथ में रहेगा नहीं। तो ये इसमें इसका पर्पस ही यही है कि मैं इसको जब तक नहीं जानेंगे क्या क्या घट रही घटनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ क्या क्या घट रही है उसके बारे में, और राष्ट्रीय घटनाएँ क्या क्या घट रही है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है इसमें आज का पहला टॉपिक है लक्षद्वीप के बारे में। पहला टॉपिक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप चर्चा में क्यों है? लक्षद्वीप चर्चा में क्यों है, ये बात का फैसला करने के लिए जिस पे हम चर्चा करेंगे विशेष क्या है, ये लक्षद्वीप है क्या, कोई बता सकता है? लक्षद्वीप लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, यहाँ पर चर्चा के विषय ये बनता है कि एक अधिकारी है वहाँ के, जो केंद्र शासित प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक नियम लाया था, कानून लाए थे। उस कानून के लिए बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, तो उसके खिलाफ केस भी हाई कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया है, उस केस को रद्द करने के लिए। तो उस केस में जो है लाया गया था, केस का नाम है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। उसमें नियम क्या क्या लाया गया था? लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। पहला तो ये लाया गया। इस अधिनियम में ये कहा गया कि मैं जो हूँ, इसका उद्देश्य ये था कि विकास कार्य के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी क्षेत्र में अधिकार कर सकता हूँ। चाहे वो अधिकार करने के लिए हमें पैसा दे के अधिकार करना हो या तो कानूनी कार्रवाई करके अधिकार करना हो। इस क्षेत्र में इस विनियम के लिए लोगों ने विरोध करना शुरू किया, कहा कि ये तो नाइंसाफ़ी है, मैं यहाँ पर बहुत दिन से रह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र पे कब्जा कैसे कर सकते हैं आप। तो इसलिए जो है कि इसका विरोध किया जा रहा है। इस अधिनियम में यही कहा गया था। इसको अगर लिखना चाहते तो लिखिए। तो इसमें तो वहाँ के लोग, सरकार उसमें कुछ ऐसे रूल्स होते तभी तो सरकार उस बेसिस पे ना ये लाया। देखिए, वो नियम लाया गया है विकास के लिए। जैसे मान के चलिए किसी विकास में मान के चलिए कि ये गांव है, और इस गांव का जो खेत है वो बीच में रोड़ा बन रहा है। विकास में किसी हाईवे को बनाने में ये खेत हमको चाहिए, तो इस गांव वाले इस खेत को देने को तैयार नहीं, क्योंकि ये इसी पे आश्रित है, जीविका का आधार है। लेकिन इस नियम में यही कहा गया है कि मैं किसी भी हद, मैंने कानूनी कार्रवाई करके मैं इस ज़मीन को ले लूँगा और विकास कार्य करूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हथकंडा अपनाना पड़े। तो ये मामला था कि ये जो है कि ये करेगा तो ये क्या होगा कि गांव के लोग निष्कासित हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। इस वजह से इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया इस अधिनियम के लिए। एक और आया एक्ट, अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिए, इसके तहत प्रशासक को
विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने का अधिकार होगा। स्थानांतरित करने या हटाने का अधिकार होगा। इसी का सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। इसको हम लोग गुंडा एक्ट भी कहते हैं, गुंडा एक्ट। ये जो है गुंडा एक्ट है, ये मत समझिए कि ये वो वाला गुंडा है। मालूम चला कहिए कि सर आप वो वाला गुंडा क्यों करवा रहे हैं, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर कहिए कि वो वाली गुंडा क्यों करवा रहे हैं, तो इस अधिनियम के तहत मैंने सरकारी काम में हस्तक्षेप करने के लिए जो है इसको सरकार चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है बेवजह का। बोल नहीं सकता है अगर आप बोल दिए, मैं मतलब मान के चलिए कि मैं बोल दिया हूँ कि आप सरकार बेकार काम कर रहा है, जब उनको मन करेगा तो उसको उठा लेगा। कानूनी अधिकार दिया गया है कि उसको हम उठा करके 1 वर्ष तक जेल में डाल सकते हैं। इस अधिनियम का इसलिए इसको हाँ तो इसको इसीलिए गुंडा एक्ट इसीलिए नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, बल्कि उसे 1 वर्ष तक हिरासत में भी रख सकती है। तीसरा है पंचायत चुनाव से संबंधित कानून। पंचायत चुनाव में ये कहा गया, एक नियम लाया गया, पंचायत चुनाव अधिसूचना लिख लीजिएगा। पंचायत चुनाव अधिसूचना, इसमें यह कहा गया कि जो पंचायत का चुनाव लड़ेगा, इसमें कहा गया कि जो पंचायत का चुनाव लड़ेगा उसे जो है कि 2 ही बच्चा होना चाहिए। ये अधिकार दिया कि 2 बच्चा होगा वही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं लड़ेगा। अनमैरिड तो लड़ ही सकता है, लेकिन जिसके पास जो शादीशुदा है वो 2 बच्चा है तभी लड़ सकता है। अगर 2 बच्चा नहीं है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये कानून लाया गया तो भी लड़ना है। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 से अधिक हो जाएगा तो आप चुनाव में नहीं लड़िएगा, जाइए भाई चुनाव से हट जाइए। ये नियम जो है बहुत अच्छा नियम है, हमको लगता है कि सही नियम है। आपको ये जो है कि हर एक क्षेत्र में लागू होना चाहिए। लालू यादव अगर रहता उस समय तो लालू यादव तब तक चुनाव एकदम हार रहता है, तो वो कानून लाया गया है। और इसी पंचायत चुनाव में गुजरात में भी पंचायत चुनाव जो होती है उसमें भी ये नियम लागू है। तो इस नियम को तो विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छा नियम है। सर तो ये जो अधिनियम आया गुंडा एक्ट वाला जो बताया, तो इसके लिए कोई विरोध नहीं किया? तो विरोध बिना मतलब कैसे तो इसीलिए तो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आखिर चर्चा का विषय नहीं रहता तो मुझे बताने पहले सोचना चाहिए ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जब नियम पारित होता है तो कुछ सोच करके पारित किया जाता है, ठीक है ना। अपने मन से नहीं कि आज उठे रात में 9 बजे उठे भाषण दे दिए कि हाँ आज से कल से लॉकडाउन शुरू, ऐसा नहीं होता है। वहाँ विचार विमर्श करता है लोग, बहुत ज़्यादा सोचता है। यहाँ पर बहुत लोग कार्य करते हैं एक विषय पे,
किसी विषय को दिया जाता है कि हाँ ये विषय सही रहेगा तो कार्य करता है, हर एक क्षेत्र में देखता है। अगर कोई क्षेत्र में नहीं हो रहा तो उस क्षेत्र को निगलेक्ट कर देता है, बोलता है कि ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्षेत्र में तो कार्य कर सकता है ना। उस क्षेत्र एक क्षेत्र को अगर एक क्षेत्र में नहीं हो रहा तो कोई उतना दोमत नहीं है, कोई उतना विरोध नहीं होगा, लेकिन पूरे क्षेत्र में दिक्कत हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए इसको जो है चुनौती दिया गया। लिख लीजिए, चुनाव अधिनियम में लिखना चाहते हैं, इसके तहत 2 बच्चे से ज़्यादा वाले इसके तहत 2 बच्चों से ज़्यादा वाले लोगों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर किया जा सकता है। पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर किया जा सकता है। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम, ये भी एक विरोध का कारण बना। इसका विरोध किस लिए हो रहा है भाई? पशु संरक्षण विनियम में कुछ तो होगा बात, इसमें जो है विरोध करने का, इसका कुछ तो बात रहा होगा। इसमें विरोध करने का एक ही बात था, वो एक बात क्या था कि इसमें जो है कि लक्षद्वीप में जो है कि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। तो मुस्लिम क्या करते हैं कि गौ मांस खाते हैं। तो गौ मांस खाने की उनकी परंपरा है, जो आदत है, जो हम लोग उनको कह सकते हैं कि वो लोग मांस को, मीट मछली को वो स्वाद के अनुसार खाते हैं। तो वो इसका विरोध इसलिए ला दिए कि गौ को हम लोग पूजते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गौ को पूजते हैं। तो उस पूजने के चक्कर में जो है ना कि हम गौ की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नियम लाए कि यहाँ पर जो है कि आप अब गौ मांस नहीं खा सकते। तो इसका बहुत बड़ा विरोध कि अब हम गौ मांस नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। ये जो है कि एक धर्म विरोधी मामला हो गया। एक धर्म विरोधी मामला होने के कारण जो है ये जो है कि इसको इसीलिए कोर्ट में घसीट दिया गया इस मामले को, कि भाई जब मुझे खाने का अधिकार है, मैं गौ मांस खा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? इससे गौ मांस को हम लोग क्या करते हैं, जो गौ जो होती है उसको हम लोग बाहर बेच भी देते हैं। गौ मांस को क्या करते हैं हम लोग? सेल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गौ को खा नहीं सकते, क्यों? तो इसका क्या है कि आप समझ सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, हालात क्या है कि गौ मांस का और भाजपा का क्या कार्य करता है ना। तो इस तरह के देखिए गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं होता है, बुरी बात नहीं होता है। तो ये चीज़ बुरी बात नहीं होती गौ मांस खाना, लेकिन बुरा हम लोग बना लेते हैं। हम लोग धार्मिक तत्व से जोड़ देते हैं। जो खाते जनसंख्या बढ़ने वाली बात नहीं है। यहाँ पर वो लोग ये मानते हैं, उनका धार्मिक तत्व ये कहा जाता है कि हमारे गाय में जो है कि देवी माँ का विकास करता है। मतलब जो भी धार्मिक तत्व है उनको बोला जाता है। और मैं किसी धार्मिक तत्व को गलत भी नहीं कर रहा हूँ, उनका मानना भी ठीक है, लेकिन इनका खाना भी ठीक है। इनका खाना भी ठीक है। क्यों ठीक है भाई खाना? क्योंकि देखिए वो उस गाय को खाते हैं, मैंने उस गाय को मारते हैं जो गाय दूध नहीं दे पाती है, ठीक है ना। वो दुधारू पशु नहीं है। अगर वो जो दूध देती है उसको मारना थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि वो दूध देगी तो क्या होगा, उससे हमारा आय बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम के स्रोत होगा, तो हम लोग खर्च भी करेंगे उसी हिसाब से। लेकिन अगर उसी को मार दे तो फिर तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि जो गाय की जो हत्या होती है वो लोग उस गाय को मारते हैं जो दुधारू नहीं है, यानी कि जो दूध नहीं देती है। लेकिन कहीं कहीं अब कोई अनवांटेड हरकतें होती हैं जो मार देते, तो उसको बात अलग छोड़ करके, उनको तत्व को छोड़ करके कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार गलत है। किसी को अगर मेरा मन कर रहा है, मैं स्वतंत्र हूँ, वहाँ पर स्वतंत्रता की समानता का अधिकार है कि मुझे मुर्गा खाने का मन है, मीट खाने का मन है, तो कुछ भी खा सकते हैं। मेरा खाने की इच्छा कर रहा है, तुम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये हस्तक्षेप गलत है, जहाँ तक मेरा मानना है गलत है। तो इसलिए इस नियम को भी रद्द करने के लिए विरोध हुआ है। तो इस नियम के बारे में लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। इसके तहत स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने
पर प्रतिबंध और गौ मांस की बिक्री, खरीद या खपत पर रोक का प्रस्ताव है। गौ मांस की बिक्री, खरीद या खपत पर रोक का प्रस्ताव है। अगला है शराब पर प्रतिबंध हटा। सर, पशु संरक्षण विधिमान 48 में इसमें कहा गया है कि पशु की जो पर्यावरण या पशु का जो हम हाँ बोलिए। हाँ उसका मतलब रक्षा करें, इस हिसाब से वो सरकार के पास जो नियम लाया गया हाँ हाँ। वो हिसाब से संवैधानिक है। वो पशु अधिनियम किस लिए है? उसमें गाय का जो वध किया जाता है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से किस गाय का वध किया जाता है? उसका उसमें डिटेल्स नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि उस गाय का वध किया जाना उचित है जो गाय दूध नहीं दे पाती है, ठीक है ना, वो गाय उचित है। लेकिन जो गाय दूध दे रही है, जो दुधारू पशु है, वो उसको गाय वध करना अनुचित कार्य है, ये बोला गया है। तो उसमें और इसमें अंतर है ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम लोग यहाँ पर जब हम शुरू से ही जो है कि मांस खा रहे हैं, इसमें सरकार को चाहिए था या न्यायालय को चाहिए था कि इसमें हस्तक्षेप करके इसमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, जिसमें क्या हो, ना ही ये धर्म की जो भावनाएं आहत हो, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो, ना ही मुस्लिम धर्म की भावनाएं आहत हो। देखिए ये स्टेटमेंट जो है कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, इस बात से बचिए, ठीक है ना। उन लोगों को धार्मिक मामला बनाना है तो धार्मिक मामला बना करके काम करते हैं। अगर आप साइंटिफिक व्यू में देखिएगा तो वो लोग खाते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं। और हम लोग खाते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि गौ जो खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, तो हम लोग गौ मांस से जो है पॉइजन भी खाते हैं, पॉइजन भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसको दूध देने के लिए एक इंजेक्शन आती है स्टेरॉइड की, वो हम देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दूध देता है, तो वो क्या होता है कि जानवरों में, पशु पक्षियों में, जानवरों में जो है कि फैल जाता है। अगर आपको देखना है तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट बजावते में देखना है, साइड इफ़ेक्ट एक जो है चील के ऊपर पड़ा है। चीलों की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो गई है। क्यों हो जाता है चीलों की जनसंख्या में कमी? इसके पीछे क्या है कि जब गाय मरती है, जो गौ मांस होता है, जिसको गाय को फेंक दिया जाता है, जो मर जाती है उसको फेंक दिया जाता है। तो फेंक दिया जाता है तो जो चील खाती है तो उसके मांसों में जो स्टेरॉइड होता है उससे उसमें क्या होता है, बीमारियाँ इनकी मरने लगती है खाने के बाद। तो इस वजह से चीलों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए चीलों के संरक्षण करने की बात चल रही है। तो ये हो गए साहब शराब पे प्रतिबंध। बिहार में जो शराबबंदी जो सर ये किया गया है सर, तो वो सर ये से किस यानी एक आर्टिकल के द्वारा सर ये किया गया सर? डीटीएसपी, इसमें डीटीएसपी ना राज का कर्तव्य होता है कि अगर उसके बारे में देखना है तो आप देखिए, संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है हमारा राज्य नीति निर्देशक उद्देश्य, ठीक है, राज्य नीति निर्देशक उद्देश्य जो है उसके अनुसार जो है हमारा राज्य जो है अधिकार है उसके पास कि जो अच्छा कार्य है उसके लिए अच्छा काम करे, जो खराब कार्य है उसको भी रोकें। तो वो जब पॉलिटी देखेंगे तब देखेंगे। हाँ, तो अब शराब पर प्रतिबंध है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। अभी इस द्वीप समूह पर केवल बंगरम द्वीप नाम है द्वीप का, बंगरम द्वीप में ही शराब मिलती है। मगर वहाँ कोई स्थानीय बस्ती नहीं है। मगर वहाँ कोई स्थानीय बस्ती नहीं है।
इस अधिनियम के तहत अब शराब द्वीप के कई इलाकों में बनाए जा सकते हैं या निर्मित चलिए थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत इतना सारा विरोध हुआ है, इन्हीं 4 कानूनों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसको जानना जरूरी था कि लक्षद्वीप में क्या चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर आपसे पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता कि किस द्वीप पर या किस देश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है पशु संरक्षण विनियम अधिनियम के तहत गौमांस को प्रतिबंध कर दिया गया, तो आप क्या जवाब देते हैं? तो जब जाने तब देते, और जब ना जानते तो क्या देते? तो आपके पास 4-5 ऑप्शन रहता, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जब जान ही रहे, इतना सारा चीज़ जान रहे, तो थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जानने से क्या दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है? हम थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेंगे। पूछ देगा, ये ना पूछ करके लक्षद्वीप के बारे में पूछ दे आपसे, तो क्या कीजिएगा आप? तो बोलिएगा प्राण दे दे सर कूद के दीघा पुल से, नहीं ना। तो ये बातें होती है। थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बत्तीस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है। और लक्षद्वीप जो है त्रावणकोर यानी कि केरल के निकट है। हम लोग त्रावणकोर केरल को पहले नाम था, पहला नाम त्रावणकोर था, बाद में नाम केरल किए। तो ये जो है केंद्र शासित, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अरे ऐसे गिना जाए तो, और इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। इसमें टोटल कुल 36 द्वीप हैं। टोटल 36 द्वीप हैं। तो उस द्वीप में सिर्फ और सिर्फ केवल 10 ही रहने लायक है। इसमें 10 ही रहने लायक है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा गया। भाग कौन कौन सा है जरा देख लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो शायद दिखेगा नहीं हमारे ख्याल से। जब तक सामने रहेंगे तो कहाँ से दिखेगा, बात भी सही है। तो इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है लक्षद्वीप को। इसमें पहला है अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, अमीन द्वीप। दूसरा है लोकाई, लोकाई। और तीसरा है मणिकर, मणिकर। ठीक है, लोकाई, मणिकर, अमन द्वीप। ये 3 भागों में 3 समूह है। इन तीनों समूह में ही 36 को बांटा गया है। ठीक है, ये उत्तर में है। ये कहाँ है? उत्तर में है। और तो ये दक्षिण में है। अब समझ लीजिए, ये उत्तर में है, दक्षिण में, तो लोकाई कहाँ होगा? उत्तर दक्षिण, तो लोकाई होगा इधर पश्चिम में। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए ये जो लक्षद्वीप जो है, सबसे पहले बात लक्षद्वीप के बारे में जानने से पहले लक्षद्वीप जो है उस पर अधिकार किसका था पहले? हाँ, सबसे पहले अधिकार पुर्तगाल का था। लेकिन पुर्तगालियों को मार के भगाने वाले जो राजा थे, चेर राजा, चेर राजा थे, उन्होंने मार के भगा दिए थे। उनका फिर से अधिकार हो गया था लक्षद्वीप पे। लेकिन लक्षद्वीप पे जो है मुस्लिमों का वास हो गया। क्यों हो गया मुस्लिम का वास? क्योंकि इस समय जो है एक धर्म, क्या नाम था उसका व्यक्ति का, मैं नाम बताता हूँ, मुस्लिम
यहाँ पर सफ़ी पंथ का आविष्कार हुआ था, सफ़ी पंथ। इसमें जो है सफ़ी पंथ एक व्यक्ति था जो वहाँ पर प्रचार करने के लिए गया, मतलब वहाँ रहने गया, तो उसने सफ़ी पंथ का भी सफ़ी पंथ की नींव डाली और वहीं से मुस्लिम आबादियों की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इसमें जो है ऐसा बात नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम ही है तो मुस्लिम है तो कोई दूसरा देश के लोग होंगे, नहीं, भारत के लोग थे, कहीं दूसरे देश के लोग नहीं थे। यहाँ से जो क्या कहते हैं, जो मुस्लिम लोग थे, जो क्या कहते हैं, जो हमारी जो मुग़ल सम्राट जो आई थी उसके बाद जो मुस्लिम बन गए, तो वो लोग यहाँ आकर के उस समय के लिए बस गए। अब बस गए तो बसे रह गए, और तब बसे रह गए तो परमानेंट यहीं रह गए। तो यहाँ पर सभी जगह जो है कि मलयालम बोला जाता है, भाषा यहाँ की है मलयालम, भाषा मलयालम है, भाषा यहाँ की मलयालम है, ठीक है ना। और इस मलयालम बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ एक द्वीप को छोड़कर, मणिकय द्वीप को, मणिकय द्वीप को छोड़ करके। नहीं बोला जाता है। हाँ, मणिकय में जो है यहाँ पर ये मलयालम भाषा नहीं बोली जाती है। और जो स्थानीय लोग हैं, एक महल नाम का स्थानीय लोग जो वहाँ के, ये तो जो बाद के गए हैं वो लोग हैं, उनकी भाषा है, लेकिन जो वहाँ के पहले भी तो रहे होंगे स्थानीय लोग, कि नहीं रह रहे होंगे, तो उनका स्थानीय लोगों का भाषा है महल, स्थानीय लोगों का भाषा है महल, माने ये महल नहीं, ठीक है ना, जो बिल्डिंग में रहते हैं, मालूम चला कह रहे बिल्डिंग में वही है ना महल। महल एक नाम है, भाषा का बोली जाती है। और लिपि यानी कि जो लिखते हैं वो लोग, लिखने के जो लेखन शैली है, लेखन शैली जो है वो है देवीही, लेखन शैली दिवेही, लेखन शैली है दिवेही। यहाँ कोई जनजाति नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी है, कोई जनजाति नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वो लोग पर्यटक लोग जाते हैं, और ये सब जो चीज़ें लाई गई है ये पर्यटक को लुभाने के लिए लाया गया है, और किसी पर्पस से नहीं लाया गया। ये नियम जो लाया गया था वो पर्यटकों को लुभाने के लिए, मान के चलिए कि मुझे पर्यटकों के लिए बिल्डिंग बनाना है, रहने के लिए होटल बनाना है, तो कोई ज़मीन कैसे दे देगा होटल बनाने के लिए, तो उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए कोई अधिनियम रहेगा तब ना, जिस अधिनियम के तहत रहेगा तभी तो छीन सकते हैं, नहीं रहेगा तो कहाँ से छीनेंगे, अपने घर से छीन लेंगे, ज़बरदस्ती उठा गए। पहले वाली बात रह गई है कि गोली मार दी है ले जा करके, अब नहीं रह गई पहले वाली बात। तो ये लोग इसी चीज़ को, और ये भाषा सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं बोली जाती है, महल और देवी, ये मालदीव में भी बोली जाती है। मालदीव एक देश है, मालदीव में भी बोली जाती है। हाँ, अगर फिर से अगर इसकी थोड़ा बहुत मैं, ये तो हो गई आम बातें कि वहाँ की बातें हैं, थोड़ा सा मैं जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर मुस्लिमों की जो सफ़ी पंथ का आविष्कार, मैंने सफ़ी पंथ को लाया था, उस व्यक्ति का नाम और कब आया था ये लिख लेते हैं। 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में उबैदुल्लाह नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? उबैदुल्लाह, यही है उबैदुल्लाह नाम का व्यक्ति जो था, इसी के द्वारा वहाँ पर इस्लाम धर्म का क्या किया गया था, प्रचार प्रसार किया गया था।
यही है ये उबैदुल्ला, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। उबैदुल्ला जो है प्रचार प्रसार किए थे। और अगर पुर्तगालियों की बात की जाए तो 1498 में आया था पुर्तगाली, यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो इसको मार पीट करके भगा दिया गया था। फिर 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब बोलिए सर इतना सारा काहे बता रहे हैं, हम नहीं बताते तो ठीक रहता है। बढ़िया सर, थोड़ा मैंने सुन लिखेंगे तो इसमें कोऑपरेट करेगा। क्या तो ये है केंद्र शासित प्रदेश, इसको बनाया गया। लेकिन ये उस समय जो है ना, इसका नाम कुछ और ही था, इसको किसी और नाम से जानते थे। इसको नाम है लकाद्वीप, मिनी कै, अमिनी द्वीप के नाम से जानते हैं। उसमें इतना बड़ा नाम था, लेकिन इसको छोटा करके लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 में। ये थी इसकी इतिहास और इसकी जीवन कुंडली। अब इसकी जीवन कुंडली के बारे में आपसे कुछ भी पूछें, यहाँ से अब जवाब देना आपका बनता है। और मैं तो समझता हूँ कि हाँ, और इसके जो है कि एक और चीज़, इसका क्या कहते हैं, मुख्यालय नहीं, मुख्यालय बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय। हाँ, इसका न्यायालय जो है, न्यायालय, इसका न्यायालय कहाँ पर है? तो त्रावणकोर, यानी कि केरल में है। केरल उच्च न्यायालय के अधिकृत आता है। सर बस द्वीप में सर पता सर ये क्यों सर ये जगह गंगा जब ये जैसे हवा बहता है तो वहाँ पर सर ये नारियल की सर ये क्यों सर ये पानी में सर ये नहाया जाता है? अब कुछ वहाँ की मान्यता हो कि उस मान्यता को क्या बता सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को जो निकालने के लिए जो है जनगणना ये करने के लिए जो नारियल पूरी सभी दिया जाता है। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, अब सबसे ज़्यादा चर्चित विषय जो है G7 है। सबसे चर्चित विषय अभी तक का जो है चर्चित विषय G7। G7 समिट। ये चर्चित विषय क्यों है? इसके पीछे करेंगे भाई, ये पढ़ाने का मतलब कोई बनता है नहीं तो बनता नहीं है। बोलिएगा आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं सर? G7 क्या है? G7 मतलब ग्रुप 7 होता है। G का मतलब ग्रुप होता है और 7 का मतलब 7 लोग होता है। मैंने 7 लोग, मैंने 7 देश के लोग हैं जिसमें शामिल है। और इसको पढ़ने का मकसद, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का एक विचार इसलिए बनता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। इसका और कोई औचित्य नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ जाएंगे तो कुछ न कुछ नया चीज़ दे ही देंगे। और वो नया चीज़ देंगे तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या कहेगा कि छोड़ देंगे। बोलेगा भाई जाओ ज़रा सा तुम भी चले जाओ, तुम छोड़ दिया तो हम तुमको छोड़ देते हैं। ये वाली बातें आती है। तो अभी तक G7 में बहुत सारे चर्चा के विषय बना हुआ था। चर्चा के विषय इसलिए बना हुआ कि ये जो है दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्था वाले, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, विकसित देश और भी है, लेकिन जो 7 विकसित देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का जो है अर्थव्यवस्था से 35 या 40 के करीब आता है, उस करीब के बराबर है। तो उसने जो है कि इनको 7 लोगों का मीटिंग होता है। उस मीटिंग में सालाना मीटिंग होता है, वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि क्या गलत है, मैंने क्या, किस पे हमको, किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना, किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन इसमें चर्चा, इस बार चर्चा का विषय और सिर्फ कोरोना था। चर्चा के विषय सिर्फ और कोरोना और चीन, दो चर्चा के विषय बना हुआ था। ठीक है ना? चीन, इसलिए कि चीन को एक, मैं इस पर पूरा डिटेल में अगर लिखना चाहेंगे तो पहले लिखवा दूँ या पहले समझाऊँ पूरा? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है शामिल देश कौन कौन है, पहले शामिल देश को देख लेते हैं। शामिल देश है कनाडा, फ्रांस,
ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, गिनते रहिएगा। 7 हो गया, 2 अभी 5 हुआ है। जर्मनी, ठीक है, और जापान। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी होता है, एक और भी व्यक्ति शामिल होता है, वो है यूरोपीय संघ। उसको गिना नहीं जाता है, यूरोपीय संघ। भारत उसको ये यूरोपीय संघ को शामिल किया जाता है, साथ में बैठाया जाता है कुर्सी पे, ठीक है ना, आमंत्रित नहीं किया जाता, साथ में बैठता है, लेकिन इसको G7 के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो ये यूरोपीय संघ को भी इसमें किया जाता है। तो पहले तो ये कि ये साथी हैं, साथी देश हैं, मान के चलिए ये जो 7 देश लिखवाए हैं ना, यही साथी देश हैं, इसी का समूह है, लेकिन इनको आमंत्रित किया जाता है। यूरोपीय संघ और एक और है नाटो हैं, उनको भी आमंत्रित कभी कभी कर लिया जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, कुछ और नहीं है। इसकी स्थापना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिखवा दूँ स्थापना की, वहाँ चलिए लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, मैं चर्चा बाद में करूँगा। इसकी स्थापना G7 का 1975 में हुआ था। देखिए इसकी कहानी क्या थी 1975 में। पहले इसकी कहानी ये थी आने की कि आप लोग को मैंने पढ़ाया, आप लोग को पता होगा शायद, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय एक आ गया शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध कहने का मतलब ये नहीं होता है कि ठंडा का माहौल चल रहा है उसमें गोली बारूद चल रहा है, वो नहीं। शीत युद्ध जो है कि एक शांतिमय युद्ध था, आपस में बोलचाल वाले करीब कि मैं तुमको गाली दे रहा हूँ, तुम हमको गाली दे रहे हो, बस यही था शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध का समय चल रहा था, और इसी समय शीत युद्ध के समय जो है कि एक तेल संकट हो गया, तेल संकट हो गया, और तेल संकट के साथ ही आर्थिक मंदी आ गई। तेल संकट के साथ ही जो है आर्थिक मंदी आ गई। तेल संकट क्या है, तो तेल संकट जो है, जो हम लोग का जो तेल कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब जो तेल हमारे तेल को सप्लाई करती कच्चे तेल को, वो वहाँ पर क्या होगा कि उसका प्राइस लेवल एकदम डाउन हो गया। जब प्राइस लेवल डाउन होगा तो सारा मार्केट क्या हो जाएगा, एकदम से धम से गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो सब जगह क्या हो गया, आर्थिक मंदी आ गई। अब उस मंदी को संभालने के लिए जो विकसित देश है, जो पैसे वाले देश हैं, वो जो हैं, ये जो 7 लोग हैं वो लोग सामने आए। ये 7 लोग जो सामने आए तो उन्होंने एक मीटिंग रखा, जो मीटिंग रखा ग्रुप 7 लोग, उसी को ग्रुप 7 का है, मीटिंग रखा। उस मीटिंग में जो है जो आर्थिक वो नुकसान हुआ उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए आगे, उस विषय पे चर्चा हुई। आर्थिक हो गया, अब पर्यावरण भी जुट गया, इसके साथ साथ सामाजिक दायित्व भी जुट गया है। अब इसके साथ साथ वो सब चीज़ के लिए मीटिंग होता है। अब ये मीटिंग किए और उस मंदी से उभरने का प्रोग्राम बनाए और उभरे भी। और लेकिन साथ साथ जो क्या हुआ कि पहले जो था G6 था, ये जो है कि पहले G6 था। जब इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, उस समय G6 था। क्या हुआ, 1976 में कनाडा को शामिल किया गया। 1976 में जब कनाडा को शामिल किया गया तो G7 बन गया ये, ठीक है। ये जो है कि G7 बन गया 1976 में जब कनाडा को शामिल किया गया, तब ये G7 बन गया। लेकिन ये जो जब हमारा शीत युद्ध का दौर चल रहा था तभी इसकी स्थापना हुई थी। मैं इसे मिटाऊं जरा। इसमें कनाडा को शामिल किया। अब लेकिन इसमें कनाडा को शामिल हुआ ही सी है, लेकिन 1997 में इस समय शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध समाप्त होते के साथ ही जो है रसिया आत्मसमर्पण कर दिया था। रसिया बोला कि मैं शीत युद्ध में, अब रसिया से युद्ध हो रहा था, रसिया आत्मसमर्पण कर दिया था। तब तक जो है कि शीत युद्ध पूरी तरह से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो गोर्बाचेव ने लाया था नीति, उसी हिसाब से समाप्त हो गया था। लेकिन अब समाप्त होते के साथ 1997 में रूस को शामिल कर लिया गया था G7 में। जब रूस को शामिल किया गया तो क्या बन गया, G8 बन गया, G8 बन गया। लेकिन तत्पश्चात यानी कि 2014 की घटनाएं हैं। या 2014 में क्या हुआ कि रूस जो है क्रीमिया के विवाद में फंस गया, क्रीमिया से विवाद हो गया।
जब क्रीमिया से विवाद हो गया तो इसको रूस जो है उसमें पहली बात तो रूसी का भूमिका था, जब भूमिका था विवाद में, और वो इसका कहनाम था G7 का, हमको किसी विवाद में ज़्यादातर नहीं फंसना, मैंने हम नहीं करें विवाद, कोई करे तो हम देख लेंगे। तो इसने जो है कर दिया विवाद, काला सागर पर कब्जा करने का कोशिश फिर से किया। तो ये विवाद उस समय बहुत ज़्यादा गहरा गया था 2014 में भी, लेकिन ये जब विवाद हुआ तब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अब इसको बाहर करो। 2014 में G8 को बाहर करने की रूस को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। 2014 में निष्कासित कर दिया गया। तो फिर से क्या हो गया, G8 अब किस ग्रुप में समा गया, G7 में बन गया। तो अब वो भी अभी तक G7 में आता है। तो इसमें अब इसमें आप लोग को किसी पास दिमाग चलेगा कि भाई करोड़ पैसा वाला ये सब जितना देश, जो 7 देश पैसा वाला है, तो चीन भी तो पैसा वाला है, चीन भी तो पैसा वाला है। चीन दूसरा नंबर पे आता है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चीन आता है पैसा वाला में। तो उसको क्यों नहीं शामिल किया गया, तो इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो पैसा वाला तो है, लेकिन उसकी जो है कि व्यक्तिगत इनकम जो है बहुत ही कम है। व्यक्तिगत इनकम अगर जिसका ज़्यादा होगा, सारे देश में व्यक्तिगत इनकम जो है 7 देश में व्यक्तिगत इनकम हाई है, इसीलिए यहाँ के लोग डेवलप ज़्यादा है। जापान में देखिए कि घर घर से बच्चा जो है कि घर को जो है कि बच्चा जो है कि टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। वहाँ पर सब लोग सुबह देने कि बच्चा हुआ नहीं कि उसको धरा देगा, बोले कि वहाँ बढ़िया काम करना है, उसको शुरू से ज्ञान दिया जाता है बढ़िया ज्ञान के लिए, कि कंप्यूटर में ज्ञान हो, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में हो। मेट्रो में बनाना है तो मेट्रो का भाई प्रोजेक्ट बोलेगा, हाँ प्रोजेक्ट बनाओ, घर में ही खरीद के सामान दिया जाता है। तो औसत तो वहाँ क्या होता है, इनकम बढ़ जाता है। वहाँ पर जो है कि इनकम बढ़ता है, तो यहाँ पर इनकम न बढ़ने के लिए होता है। तभी भी चीन, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि चीन की जो नीति है, चीन ने अपना पॉपुलेशन जनसंख्या जो है कि अपना दे दिया है। अब उस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया है, एक नीति लाया है कि अब हर एक को क्या करना पड़ेगा, 3 बच्चा करना पड़ेगा। कितना, 3 बच्चा। पहले क्या था 1, फिर उसके बाद 2 आया, 2 के बाद 3, फिर उसकी जनसंख्या डाउन हो गई। इस समय क्या हो गई, जनसंख्या रेशियो डाउन हो गई। तो उसने ठीक है, उसने जो भी नीति लाया इसे इसमें खत्म कीजिए, तो इसलिए इसमें चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विवादित बयान यह है, चीन के एक कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बना दिया, एक कार्टून बनाया। उस कार्टून में था कि जो हमारे ईसा मसीह जो है एक ग्रुप टेबल पर बैठे होते हैं, 5, 6, 10 लोग होते हैं उनके साथ। उसमें क्या किया है कि किसी को हाथी का सूंड लगा दिया, किसी को शेर का सूंड लगा दिया, मतलब इस तरह का सर लगा करके उसका मजाक उड़ाया गया। तो उस चलते और चर्चा का विषय बन गया G7। और G7 में इसमें जो शामिल ग्रुप देश हैं वो जितने लोगों को शामिल बता दी है, इसका हिस्ट्री पूरा जान लिया है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। हमारा मेन मुद्दा क्या है, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसमें पहली बात आमंत्रित देश, करेंट में वो हो गई थी हिस्ट्री उसकी। अब आमंत्रित देश में है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। इनको आमंत्रित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन द्वारा किया गया था। और ये जो हुआ था, ब्रिटेन के हुआ था, जगह का नाम है, प्लेस का स्थान जो है ब्रिटेन के कार्नवाल में, कार्नवाल में ये है जहाँ हुआ था। वो जो शामिल जो इनको आमंत्रित किया गया था वो। अब इसमें क्या क्या चीज़ों की चर्चा होती है। पहली बात चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के वैश्विक इकोनॉमी की, वैश्विक इकोनॉमी से लेकर ऊर्जा क्षेत्र की, ऊर्जा से लेकर सामाजिक सतत विकास तक की चर्चा यहाँ पर होती है।
इस वर्ष चर्चा का विषय था कोरोना वायरस महामारी और पर्यावरण मुद्दा। पर्यावरण मुद्दा क्यों था? क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले मेरे YouTube चैनल पे जो है कि एक मैंने डाला था, वीडियो डाला था A76 हिमखंड के बारे में। A76 हिमखंड वो सर 176 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा। तो ये जो है ये पर्यावरण का ही देन है कि जो वो टूट गया है, ठीक है ना। तो उस पर भी चर्चा किया गया कि भाई पर्यावरण को सही रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसकी माने हम लोग कभी कभी जो है कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है थीम, इसकी थीम इसमें जब विषय बना तो इसकी थीम क्या थी, किस विषय पे चर्चा हुआ? तो चर्चा हुआ टिकाऊ समाज, टिकाऊ समाज, टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक सामाजिक औद्योगिक बहाली, सामाजिक औद्योगिक बहाली लिख लीजिए, बहाली लिखना था, या विकास लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ये थीम पूछता है किस थीम पे आधारित था ये? टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। लोगों ने हर एक तरह की बातें की, हर एक तरह के विषय पे चर्चा हुआ। अब मोदी साहब आए तो इस विषय में एक और चीज़ दे डाला। मोदी साहब ने क्या बोल दिया, ज़रा मोदी साहब की बात सुन लेते हैं। भाषण क्या दे दिए थे? भाषण में एक से एक बात की है कि कोरोना की ये होना चाहिए, कोरोना में मिलजुल के बात करनी चाहिए, कोरोना में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए कोरोना में। लेकिन एक और चीज़ दे दिया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वन अर्थ वन हेल्थ। इनका मन बहुत करता है, जब भी मन करता है कुछ ना कुछ फोड़ ही देते हैं जा कर के। वहाँ पर ये मंत्र दिए और इस मंत्र का सपोर्टर थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। इसकी सपोर्टर थी जर्मनी की एंजेला मार्केल। उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ठीक बात है भाई, एक धरती है तो सबकी जगह एक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और ये बात क्यों कही गई थी? सबसे बड़ी चर्चित बात है कि यही बात क्यों कही गई। ये बात इसलिए कही गई कि कोरोना वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन का जो पेटेंट का चर्चा बहुत ज़्यादा है। पेटेंट कि ये मैंने बनाया है, इसका पेटेंट राइट मेरे पास होना चाहिए, मैं ही बनाऊंगा, मैं जिसको अधिकार दूंगा वही बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। इस विषय पे जो है कि भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में बैठक में इसने जाके वहाँ बोल दिया कि ये जो है पेटेंट अधिकार जो है नहीं होना चाहिए, किसी के पास पेटेंट अधिकार नहीं होना चाहिए, इसे कोई भी देश बना सकता है। ये पेटेंट अधिकार के लिए बात किया गया। तो इसीलिए जो कि WTO में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था ट्रिप्स। इसको पढ़ लीजिएगा, ट्रिप्स। पेटेंट के बारे में ही इन्होंने बोला कि भाई पेटेंट अधिकार किसी का नहीं, सबके साथ होना चाहिए। किसी को मान के चलिए फाइजर है तो फाइजर को जो है कि अब पेटेंट अधिकार तो अमेरिका के पास है, तो अब अमेरिका जो है क्या करेगा, वो अपने बनाएगा अपने बेचेगा। तो वो अपने बनाएगा अपने बेचेगा। तो भारत चाहे कि हम बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वो कंपनी तुमको अधिकार नहीं दे देती है। आप चाहे भले उसका फॉर्मूला जानते हैं, आप बना के बेच दीजिए, कल आपके खिलाफ WTO में खड़ा होना पड़ेगा, एकदम आपको बजाते फाइन लिया जाएगा आपसे। तो इस तरह की चीज़ें को चर्चा की गई। सर ये वैक्सीन शब्द जो है सर, हाँ, सर कौन सर दिया था सर? वैक्सीन शब्द कोई ना कोई देवे किया होगा, कोई ना कोई, ठीक है। अब अब इसमें थोड़ा सा चलिए देखिए, इसमें एक और चीज़ चर्चा का विषय बना हुआ था। मैंने जो चर्चा का विषय मैं वही बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा।
चर्चा के विषय एक और बना हुआ था, आप लोग कभी नाम सुनेंगे ओबोर का, OBOR। इसका पूरा नाम होता है वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना द्वारा है, चाइना का। ठीक है, ओबोर का परियोजना चाइना द्वारा लाया गया है, चीन की परियोजना है, सर इसी में ना सर लिखे सर। चीन की परियोजना है। तो ये परियोजना जो है चीन का है, और इस परियोजना के तहत इतना नुकसान हुआ है लोगों का कि किसी को आंख तक नहीं खुला है इस परियोजना का नुकसान के खिलाफ। अभी भी चीन पे भरोसा सबको ज़्यादा है। सबसे पहले आंख तक एक व्यक्ति का खुल गया है ऑस्ट्रेलिया का, उसने सारा इसका जो है कि पूरा का पूरा चीज़ कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया वाले ने। जितना सप्लाई करता था, जितना रोड बनाता था, इनिशिएटिव जितना काम होता था, सब सप्लाई बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया इसका। तो ये क्या हुआ, ये ओबोर के खिलाफ जो है अभी भी देखिए, अभी हाल फिलहाल में चर्चा के विषय बना हुआ था पाकिस्तान, ओबोर के ही खिलाफ में। क्यों बना हुआ था चर्चा के विषय पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को जो है पाकिस्तान जो है एक जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको भी अब लगने लगा है कि चीन अब हमको आर्थिक रूप से गुलाम बना रहा है। किस रूप से बना रहा है? आर्थिक रूप से गुलाम। पहले तो पैसा खूब देगा, आपको पैसा विकास करने के लिए दे देगा, और ऐसा जगह विकास करेगा जहां आपको इन्वेस्टमेंट का कोई लाभ ना हो। उसी का एक नतीजा है श्रीलंका में। श्रीलंका में सर, हाँ सर, ये बंदरगाह को जो है ठीक है, ये सर कर लिया है सर। श्रीलंका के बंदरगाह है, उस बंदरगाह को जो है इसने अपने अंदर कर लिया, क्योंकि उस बंदरगाह से उसको लाभ नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से इसने बहुत जगह विकास कार्य किया है, और यही विकास कार्य कारण एक जो है कि हमारे देश से जो है ये जो हमारा देश का जो ये बाउंड्री है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पाकिस्तान को वन रोड क्या करें, इसी क्षेत्र से जो है ओबोर की एक परियोजना बनाई जा रही है। लेकिन इसके खिलाफ में, इसके बिहाफ में लाया गया है एक परियोजना जिसका नाम है उसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये परियोजना लाई गई। इसको हम लोग B3W भी कहते हैं, B3W भी परियोजना कहते हैं। ये परियोजना लाया गया इसके बिहाफ में, यानी कि इसको काउंटर करने के लिए, किसको? ओबोर को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की परियोजना लाई गई। तो इस परियोजना के तहत अमेरिका और जितना पश्चिमी देश जो भी है वो लोगों ने मिलकर के इस परियोजना को लाया। किस लिए लाया? कि हम इसको ओबोर की जो चीन की परियोजना महत्वाकांक्षी, चीन की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उसकी परियोजना को काट करने के लिए इसने ये परियोजना लाया। और इस परियोजना के तहत जो है इस परियोजना के तहत विकासशील देश में 2035 तक कार्य करेगा यह परियोजना। 2035 तक ये परियोजना काम कर 2035 तक में परियोजना पूरा करना है। और इस परियोजना के लिए $40 ट्रिलियन खर्च किया जा रहा है। किसके लिए? इसके लिए 40 ट्रिलियन। भाई अगर आपको दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो सर देश में सब लगा देंगे सर, देश पहले तो सोना का बोले, भविष्य के लिए पता सर ये लगा रहे हैं। पहले तो सोना का बिल्डिंग बनाओ हमारे लिए, सर सोना की बिल्डिंग में सर, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि और कार्यक्रम करेंगे। तो इसके लिए जो है कि उसने $40 ट्रिलियन का खर्च करेगा। और ये पैसा खर्च करेगा किस पे? ये नहीं कि पैसा के मैंने हम तुमको 1000 रुपये दे दिए, तुम जाकर के अपने ऊपर खर्च कर लो। अपने ऊपर नहीं, अपने देश के विकास में करना है, और जो विकासशील देश के विकास में करना है। जैसे में कि चीन क्या कर रहा है, जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, उसी को पैसा देता है। वो जो अमीर देश है उसको पैसा नहीं देगा। काहे नहीं वो अमेरिका को दे देता है थोड़ा सा कि हाँ भाई ले लो मेरे पास से? वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि जानता है कि भाई हम उसको कैसे दे सकते हैं। काहे नहीं जापान को देता, काहे नहीं रूस को, फ्रांस को काहे नहीं दे देता है जा करके, इटली को काहे नहीं देता, किसी को नहीं देता। किसको दे रहा है? जो गरीब है, जो लगता है कि वो लाचार है, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसको ये पैसा जाकर के वहाँ इन्वेस्ट करता है। और ये इन्वेस्ट जो होगा वो इन्वेस्ट होगा पर्यावरण में, स्वास्थ्य विभाग में, टेक्नोलॉजी विभाग में, सर इंडिया को भी तो सर लैंगिक समानता में, ये इस चीज़ में खर्च करेगा।
ठीक है। ये जो है कि पैसा इंडिया को देता है, ठीक है ना, इंडिया को ऐसा ही नहीं कि पैसा नहीं मिलता, इंडिया को पैसा मिलता है तो वो इसमें थोड़ी गिना जाएगा। पैसा मिलता वो पैसा अलग मिलता है, ये पैसा मिलेगा तो ये पैसा अलग खर्च करने के लिए मिलेगा, उसमें और इसमें गिना नहीं जाएगा। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि आपसे बोल दिया जाए कि ठीक है कि आपके पास एक दुकान है, एक दुकान से 40 रुपया आ रहा है, तो दूसरा दुकान से जो आ रहा है 50 रुपये तक, क्या ये एक ही दुकान से गिनिएगा कि 50 रुपया आ रहा है, 90 रुपया, कि अलग अलग दुकान से आ रहा है, तो वो अलग अलग काम से करेगा ना। तो ये हो गया G7 का मेरा मुद्दा। G7 क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था, और मैंने इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको B3W है। आपसे कुछ नहीं, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा B3W क्या है, आपसे यही पूछेगा B3 क्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया। हाँ, और एक और चीज़ थोड़ा बहुत मैं सूचना दे दूं, चलिए। G7 समिट समाप्त हो गया। और एक चीज़ और है कि इजराइल के नए PM बने हैं, उसका नाम क्या है, आप लोग सर्च मार लीजिएगा, ठीक है ना। इजराइल के नए जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई बने हैं, ठीक है ना। नेतन्याहू हट गए हैं, ठीक है, उनके जगह कोई और आया है। अब उसके बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा ज़रा। तो चलिए, अब महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करते हुए एक और चीज़ को चर्चा कर लेते हैं ज़रा। SDG, अब बोले कि SDG क्या है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020-21 का रिपोर्ट जारी किया गया है अभी, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका रिपोर्ट जारी किया गया SDG का, मैंने इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट DEVLOP, देख लीजिएगा, इंग्लिश मुझे नहीं आता, इंग्लिश गोल। इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। इसका तीसरा, यहाँ से हम शुरू करते हैं चर्चा में क्यों बना हुआ है ये। आप लोग बोले कि बेकार में पढ़ा रहे हैं चर्चा उर्चा, अब छोड़िए, चर्चा मत कीजिए, अब मन उन नहीं लग रहा है, ऐसा तो फीलिंग आ रहा होगा कभी कभी। सर जो सर मैं सर करंट पढ़ा सर उसको सर मज़ा नहीं आता, पर जो सर करंट पढ़ा उसको सर बहुत मज़ा आता है। तो इन चीज़ों को देख करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या जो है, मैंने गोल जो है किसने लागू करता है, किसने लाया है, ये जो है नीति आयोग द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, यह तीसरा संस्करण है, यह तीसरा संस्करण है। चौथा, इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट द्वारा सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरण का आकलन किया जाता है। आकलन में जानते ना, आकलन किया जाता है। शायद हो सकता है, अब बोले कि इसको पढ़ा कह रहे हैं सर, कोई मतलब है, कोई जारी करे चाहे नहीं जारी करे, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए।
अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, ज़रा ये भी बता दीजिए। नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार। राजीव कुमार हैं। ये किसके हैं? नीति आयोग के, ध्यान रखिएगा। तो ये कहिएगा सर काहे बता रहे, छोड़ ना दीजिए, ये सब बेकार बकवास चीज़ है, ये सब हम पढ़ लेंगे खुद। मैंने कहा हाँ खुद तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, आप लोग इतना समझदार तो हैं। ठीक है, सर ये पूछता था उसका रैंक कितना है। ठीक है। तो अब इसके बारे में अब जानते हैं। मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ इसका, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसमें सबसे आगे जो है, इस रिपोर्ट में सबसे आगे जो है, टॉप लेवल पे, टॉप में जो है केरल है। टॉप में कौन है? केरल है। ठीक है। और पिछड़ा में जो है, यानी कि जो पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा में बिहार है। ठीक है ना। इसका प्रदर्शन खराब है, बिहार का प्रदर्शन जो है, पिछड़ा खाना मतलब कि प्रदर्शन इसका इसमें खराब है। ठीक है। अब इसमें टॉप, ये हो गया राज्य की बातें, माने कि कौन टॉप पे है, कौन पिछड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ये राज्य में हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी कोई टॉप में होगा, होगा कि नहीं होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में अब चलते हैं। ये राज्य का हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में टॉप में है, केंद्र शासित प्रदेश के टॉप में है। टॉप में कौन है भाई? तो चंडीगढ़ है भैया। ठीक है ना। एक मूवी आई थी चंडीगढ़ की बारे में, ठीक है ना, शायद उस क्या दिला दो घर चंडीगढ़ में नहीं, एक मूवी आई थी बहुत फेमस थी, पंजाब की मूवी दिखाया गया था। उस मूवी बहुत चर्चा का विषय भी उस समय बना था। उस मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है। उस मूवी, अच्छा मूवी बनाया था, अच्छे टॉपिक पे बनाया था, वो शराब के रिलेटेड भी बनाया था। तो ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रथम है, और द्वितीय दिल्ली है। दिल्ली क्या है? सेकेंड पे है। मैं ये बता दिया हूँ। अब आते हैं, ये चीज़ें तो मैं बिहार के बारे में इसलिए बताया हूँ कि बिहार जो है चर्चा के विषय बना हुआ था, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ दिखा रहा था। और आपसे पूछ भी देगा, ये सवाल आपसे पीटी में पूछ देगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास लक्ष्य में कौन सा देश जो है, या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। केंद्र शासित बोल रहा है, यही कंफ्यूजन है, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तब आँख मतलब एकदम, हाँ एकदम हम पढ़ के आए, तोड़ देंगे फाड़ देंगे, तो मालूम चला कि चंडीगढ़ के मतलब तो ये है। अब मैं इसमें जो बता रहा हूँ उसको जरा देख लीजिए। तो मैं इसको बताने के पीछे जो है, प्रथम स्थान किसका है? केरल का। सेकंड स्थान किसका है? तो ये अंक भी प्राप्त करता है, ये लोग अंक भी प्राप्त करता है। अंक हम लिख देते हैं 75%, 75 अंक है ना। अंक हो गया, ये राज्य का नाम हो गया। 75 अंक लाया था, 75 अंक ला करके टॉप पे है। 100 तक होता है, 75 ला करके टॉप पे है। सेकंड है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन्होंने, इनका अंक मिला है 74 अंक ला करके सेकंड पोजीशन पे कायम है, और अच्छा प्रदर्शन भी करे हैं। ऐसा बात नहीं कि प्रदर्शन अच्छा नहीं किए। अगला आते हैं, थर्ड पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ साथ थर्ड पोजीशन पे बने हुए हैं गोवा, यूके कौन सा? यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड लिख लीजिए। हम यूके लिख देते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उत्तराखंड लीजिए, उत्तराखंड ही लिख देते हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड, कर्नाटक, हाँ, ये इनका स्थान आया है
ये अंक हैं 72 अंक से काबिज हैं तीसरे स्थान पे। चौथा स्थान प्राप्त करने वाले हैं सिक्किम। इतना नहीं पूछेगा सर। सिक्किम पूछ भी सकता है आपका क्या एक पहले लिखिए शांति से। सिक्किम 71 5th रैंक लाने वाले हैं। महाराष्ट्र 70 में। ये टॉप 5 हैं, बाकी सबको छोड़ दीजिए, टॉप 5 हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा मैंने उसमें नहीं लिखवाया था, चंडीगढ़ का लिख लीजिए अंक, चंडीगढ़ में साइड में अंक लिख लीजिएगा। चंडीगढ़ का अंक आया है 79 और दिल्ली का 68। वो केंद्र शासित प्रदेश में आया है, ठीक है। चलिए अब इसमें बिहार, अब मैं बिहार पे तवज्जो क्यों दे रहा हूँ कि बिहार जो है कि पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। अभी जो भी एग्ज़ाम करंट में आएगा पूछ देगा, तो करंट में बिहार कहीं नहीं, किसी और भी एग्ज़ाम में, यूपी में हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, एनीबॉडी कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है ना, उसमें पूछ देगा। बिहार जो प्राप्त किया है, बिहार का अंक है 52 और इससे थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया झारखंड। झारखंड का है 56। झारखंड का है 56। और मैं इसको पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, पढ़ कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा उसको भी जानना ज़रूरी है। हो गया, चलिए ये रैंक जो है कैसे जारी किया था उसको जान लेते हैं। ये रैंक जो है कि 72 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर कैसे आता है उसके बारे में जान लेते हैं कि 70 नंबर कैसे होता है रैंक के बारे में। इसकी 4 श्रेणियां होती हैं। इसको निकालने के लिए एसडीजी जारी करने के लिए 4 श्रेणियां होती हैं। अगर ना दिखे इधर तो मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। कौन कौन होती है ज़रा लिख लेते हैं। पहला होता है आकांक्षी। आकांक्षी को इंग्लिश में कहते हैं एस्पिरिएंट, एस्पिरिएंट, RANT शायद ये होना चाहिए, एस्पिरिएंट। इसका अंक होता है 0 से लेकर 49 तक। 0 से 49 के बीच में जो आएगा वो आकांक्षी कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला है परफॉर्मर। परफॉर्मर इसका जो कैटेगरी जो है वो आता है 50 से 64 के बीच में, परफॉर्मर। अब एक आता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर आ जाएगा 65 से लेकर के 99 तक। और अचीवर लास्ट होता है अचीवर। अचीवर होता है 100, जो 100 प्राप्त कर लिया वो अचीवर हो जाएगा। तो ये 4 श्रेणियां हैं। इसी श्रेणी में बांट करके हम लोग को जो राज्यों को परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जाता है एसडीजी का, वो इन्हीं 4 में से बनाया जाता है। अब इस जिस श्रेणी में रहेंगे लोग उनके बारे में बना दिया जाएगा। चलिए मिटाएं इसको।
करें पूरा क्या जैसे कॉन्सेप्ट बना अच्छी जिलों की श्रेणी में कितना से कितना काया इतना एरिया है। चलिए देखिए इसमें पढ़ने का एसडीजी जो है, इस हम विचार कैसा है कि एसडीजी जो है कि हम लोग रैंकिंग जारी करें। नीति आयोग क्या पागल था, उसको इतना फुर्सत है कि जो है कि इस पे जारी कर दे रिपोर्ट? नहीं, इसके पीछे का एक रीज़न है। 2015 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग उस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का जो एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के तहत जो है सब लोगों ने मिल करके एक ऐसा चीज़, मैंने एक कहा कि भाई चलो हम लोग मिलते हैं और मिल करके एक नियम तय करते हैं, और उसी नियम के तहत जो है ये एसडीजी बना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्रमांक संख्या 17 एसडीजी। एसडीजी में 17 को व्यू शामिल है। 17 व्यू में क्या क्या है? तो गरीबी का विकास करना, पर्यावरण का विकास करना। मैं 17 को बताऊंगा नहीं, मैंने इस तरह के और भी चीज़ें जो हैं, भुखमरी की समस्या कम करना, बेरोजगारी की समस्या कम करना। तो ये एसडीजी के अंतर्गत, एसडीजी का जो 17 लक्ष्य है उसके अंतर्गत ये सब सारे जो 17 वो पॉइंट आते हैं वो हैं। और उन्होंने 2030 तक, किसने? उसने नहीं कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जो संघ होता है, उसके मेंबर लोगों ने कहा, मेरे जो सदस्य लोग हैं उन्होंने कहा है कि 2030 तक हमको एसडीजी के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 2030 तक 17 लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इस 17 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सारा देश जुट गया है, और एकजुट होने के कारण ही जो है कि नीति आयोग ने, यानी कि जो अपना भारत का जो पर्यावरण संस्थापक, जो पर्यावरण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है कि एक रिपोर्ट जारी कीजिए, और इसी रिपोर्ट के स्तर पे क्या होगा, बेहतर होता चला जाएगा। क्या होगा? अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमको परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा, कि एग्जाम देंगे तभी तो पता चलेगा कि मेरा 10 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना बेसी हो रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए ही हम क्या करते हैं, एसडीजी रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए बिहार पिछड़ा हुआ देश है, अब बिहार क्या करेगा? तरक्की करने के लिए उपाय करेगा, सोचेगा, विचार बनाएगा कि हम कैसे अच्छा करें, किसी भी रैंक कैसे अच्छा आएगा इसमें, और इस रैंक में अच्छा लाने के लिए वो क्या करेगा? एक से एक काम करेगा, पेड़ पौधा लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा करना है, समाज में जो गरीबी है उसको कम करने के लिए कोई काम करेगा। अब नहीं कर रहा तो बात की बात है, लेकिन इस इंडेक्स को देख करके उसको लगेगा कि मेरा देश इतना, मेरा राज्य जो है इतना पिछड़ रहा है। इसी कारण जो है कि केरल जो है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है। अगर नहीं होता तो केरल क्या करता? परफॉर्मेंस नहीं करता। और एसडीजी जो है भारत में 2018 से लागू किया जा रहा है, 2018 से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि 2015 में कौन आया था? एसडीजी, मैंने 2015 में मीटिंग हुआ था राष्ट्रसंघ में, और 2018 से ये अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। अब बता सकते यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं अभी तक शामिल? यूनाइटेड नेशन में कितने देश शामिल हैं? किसी को पता कितने देश हैं? 193 देश शामिल हैं। 193 देश शामिल हैं, और सारे देश को यही काम करना है जो ये कह रहा है। लास्ट वाला देश जो सूडान जो शामिल हुआ था वही ना? क्या? लास्ट जो सूडान शामिल हुआ था। हाँ, सब मिला करके हैं, ठीक है। तो और इसका एक उद्देश्य भी है, इसका एक सिद्धांत भी है, कोई पीछे छूटे नहीं के सिद्धांत का कार्य करता है। कोई पीछे छूटे नहीं, कोई पीछे छूटे नहीं, इस सिद्धांत के तहत एसडीजी काम करता है। मैंने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है कि इस तरह के काम करते हैं। क्यों छूटेगा भाई? सबको सब समान अधिकार मिल रहा है, सबको पर्यावरण पे सबका अधिकार है, पेड़ पौधा पे सबका अधिकार है। इस हवा को बंद नहीं कर सकते हम लोग, कि कितना हवा बंद करें? बंद कर लेगी? नहीं कर लेगी, तो हो गया, कहानी खत्म। चलिए, एक हवा बिना मर रहा है आदमी, देख रहे कि ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प रहा है फ्री में जो मिल रहा है उसको तो सेवा ही नहीं कर रहा है सब, अब पैसा दे के ले रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि लहर जो है कि ख़त्म नहीं होने वाला है कोरोना का, वो
रहेगा ही रहेगा। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? आप लोग ज़रा सा संभल कर रहिए कि जो है कि मेकअप उतारने के, मेकअप दिखाने के चक्कर में मास्क को नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है ना। तो मास्क को लगाइए। आप तो सीनियर सिटीजन है, कम से कम। चलिए, मैं अब एक चीज़ और की बात करने चाह रहा हूँ, कथक। कथक का नाम सुने हैं? क्या है कथक? है जो चुना कत्ता लगाते हैं वही वाला क्या? नॉर्थ इंडिया का डांस ये नृत्य है। मैं बोलेगा सर नृत्य प्रहार क्यों रहे, नृत्य करवाइएगा काम से। सर ये कथकली सर, हम लोग सब ठीक है ना? भोजपुरी डांस करते हैं। ठीक है, ये नृत्य जो है, पहली बात कि ये मैं इसको पढ़ाने के पीछे क्या है, रीज़न क्या है, मतलब ये नृत्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं बोलने के पीछे का रीज़न क्या है। एक डी-लिट उपाधि होता है, डी-लिट उपाधि, डी-लिट उपाधि, ठीक है ना, इस कथक क्षेत्र में दिया जाता है। जो कथक के लिए जो बढ़िया काम करता है उसके लिए डी-लिट उपाधि दिया जाता है। यानी कि वो डिलीट नहीं कि मार दिए बटन डिलीट कर दिए ख़त्म हो गया, वो वाली नहीं है, ये डी-लिट है ना, ये उपाधि का नाम है। तो ये उपाधि जो है एक महिला को दिया गया, पहली बार ये उपाधि महिला को दिया गया, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार इसको महिला को दिया गया। उस महिला का नाम जो है डॉक्टर विधि नागर है, डॉक्टर विधि नागर। उस महिला का नाम है डॉक्टर विधि नागर, ठीक है। और ये महिला जो है BHU यानी काशी बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कथक उनका नाम हो गया सर, कथक की आचार्य थी, आचार्य हैं। मैंने कथक के क्षेत्र में, नृत्य कला के क्षेत्र में वो आचार्य की प्रिंसिपल थी उसका। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ डॉक्टर विधि नागर को, क्योंकि इससे पहले डी-लिट की उपाधि बिरजू महाराज को दिया गया था, बिरजू महाराज को दिया गया था। और इनको 2 बार दिया गया था, एक बार नहीं 2 बार डॉक्टर लिट का उपाधि। और मैं डी-लिट की उपाधि इसलिए पहली बार महिला को दिया गया है कथक के क्षेत्र में। मैं थोड़ा सा कथक के बारे में बताऊं। सर अभी भी है सर ये सर, बिरजू महाराज मर गए, वो तो सर मर गया सर। अच्छा, इसके पहले थे बिरजू महाराज, वो भी सर ये काशी, ठीक है, बता रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये कथक जो है सबसे पहले यूपी घराने में, यानी कि लखनऊ घराने में चल हुआ था कथक नृत्य। लखनऊ घराना होता है, जिसमें घराना करने पर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के हिसाब से काम करता था। ये कथक जो है सबसे पहले लखनऊ घराना में शुरू हुआ था। लखनऊ घराने के लखनऊ के महाराजा लोग जो थे वो लोग शुरू करवाए थे, इसको शुरू करने वाला वाजिद अली शाह था। आप लोग नाम सुने होंगे, हाँ, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये वाजिद अली शाह जो है लखनऊ घराना कथक का शुरुआत करने वाला था। और इसी समय बिरजू महाराज कह रहे हैं कि और भी जो लोग थे इनको शुरू किया था। तो ये हो गई वाजिद अली शाह। ये कथक कौन घराने का है? लखनऊ का। ये पूछता सवाल में कि कथक नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये यूपी का है। ये नहीं कि लखनऊ का, लखनऊ वहाँ पर लिखा रहेगा लखनऊ यूपी बिहार केरल ये सब लिखा रहेगा, मालूम चला कि लखनऊ मार दीजिएगा, नहीं यूपी होगा। क्या होगा? लखनऊ किसके अंतर्गत आता है?
यूपी के में। अंदर सर मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ इंडिया, केरल, हाँ मैंने वो नाम देता है यूपी घराना, मैंने यूपी नाम देता है, केरल देता है, उड़ीसा दे देगा, इस सब तरह का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये है वाजिद अली शाह के समय आया गया था। और इसके हाँ बोले यूपी मारेंगे। हाँ, और घराना देगा तो घराना अलग लिखेगा, लखनऊ घराना, बनारस घराना, राजस्थान घराना, वो घराना देगा, 4-5 घराना का नाम देगा, तो उस घराना में लखनऊ घराना देगा ज़रूर। अगर ऐसे राज्य पूछेगा तो यूपी राज्य के तहत आएगा। तो एक ये हो गई इनके बारे में, डिलीट के बारे में। तो मैं है तो बहुत बताना, लेकिन अब समय भी तो आप लोग को, आप लोग के समय भी तो नहीं है। तो ये कथक हो गया। अब एक आता है कथकली। अब ये बताइए कथकली कहाँ का है? कथकली इसको कहते हैं, कथकली नहीं, कथकली कहते हैं। ये केरल का ये पूछता है, और इसमें जो कि डिटेल अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब डिटेल आप लोग को हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है कि कैसे उसका जो कि डांसिंग जो स्टाइल है उसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब समय कितना हो गया है जरा चलिए, तो तुम समय आज के लिए रहने देते हैं, फिर अब अगले बार कर लेंगे और भी टॉपिक को। इसमें जो बच गया है रिलायबल टॉपिक जो बचा हुआ है मैं उसको अगले सेशन में कर लेंगे।